लॉजिस्टिक पार्क बनाती है, रोपवे केबल कार बनाती है। हम देश में कम से कम 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उसी कंपनी को ये काम दिया है। और निश्चित रूप से ये होने से दिल्ली का जो विशेष रूप से एयर पोल्यूशन जो होता है डीजल के कारण, तो निश्चित रूप से कम होगा और सब ट्रैफिक बाहर की बाहर जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पोल्यूशन को कम करने वाली है वो है डीजल और पेट्रोल को कम यूज करना। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में हम 12 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस को इंपोर्ट करने के लिए। और मैं 2009 से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो हम लोग इथेनॉल बना रहे थे, आज हमारी इथेनॉल की इकोनॉमी 40,000 करोड़ की है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने अब इथेनॉल पाम से और इथेनॉल राइस से बनाने की अनुमति दी है। आपको पता होगा कि हम लोग राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस और शुगर सरप्लस, हम पूरे दुनिया को चावल सप्लाई कर सकते हैं। 350 लाख टन चावल हमारे गोदाम में रखा है। हमारे यहाँ व्हीट है, पंजाब और हरियाणा में हम लोग मंडी में डाल देते हैं, पानी में खराब हो जाता है, रखने के लिए गोडाउन से व्हीट हमारे इंडस्ट्री से भी नीचे प्राइसेस चल जाती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। हम 1,40,000 करोड़ का इम्पोर्ट एडिबल ऑयल करते हैं, सरसों, सोयाबीन, फली, ये सब हमारे यहाँ कम है, एडिबल ऑयल शॉर्ट है, तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब हमने ये कहा है कि 12 लाख करोड़ के इम्पोर्ट के बजाय हम क्यों नहीं हमारे देश में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, इंडिजिनस सोल्यूशन। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने इसमें काफी काम किया। अभी हम लोग फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया और उसे अनुमति लेकर हम तुरंत अपने यूरो 6 नॉर्म पर गए। तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के यूरो 6 के नॉर्म में थोड़ी टेक्नोलॉजी अभी नहीं हुआ। यूरो 6 यूरो 4 के नॉर्म पर इथेनॉल अगर आता है तो भी यूरो 6 के नॉर्म से कम पोल्यूशन है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बात एप्लीकेट करके कही है, उनकी अनुमति मिल जाएगी तो हम इसको मैंडेटरी करेंगे। इसका मतलब क्या है, ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ये BMW, टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज, ये जितनी ब्रांड है आपके पास, इनके सबके फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है इट इज अ चॉइस टू द कंज्यूमर कि वो 100% पेट्रोल ले या 100% इथेनॉल ले। इथेनॉल का रेट है 65 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 110 के ऊपर लीटर के ऊपर। तो इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू थोड़ी कम है, तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 200 ml ऑफ इथेनॉल, तो थोड़ा 20 से 25 रुपए आपकी भी बचत है। और इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता, हम बिल्कुल लिक्विड है और इसलिए फ्लेक्स इंजन को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंने बजाज की और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर लॉन्च किया। अब मैं पुणे में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3 इथेनॉल पंप पुणे में ओपन कर दिए। अब पूरे देश में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी पेट्रोल बेच करने का कि आप इथेनॉल के पंप खोलो। इथेनॉल इंडिजिनस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। किसानों को फायदा होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो इसके बाद आप जो भी पेट्रोल गाड़ी खरीदी करेंगे वो 100% फ्लेक्स इंजन ही मैंडेटरी होगा, इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है। एक बॉश कंपनी का फिल्टर है और जो लोहे के वॉशर थे उसके बजाय रबर के लगेंगे, तो कॉस्ट भी सेम ही होगी। और ये अगर गाड़ी आएगी तो इथेनॉल के पंप आएंगे, इथेनॉल की ऑटो रिक्शा चलेगी, इथेनॉल की बाइक चलेगी, स्कूटर चलेगी और आपकी गाड़ी में 100% इथेनॉल आएगा तो पोल्यूशन कम होगा। अब इथेनॉल का जो सोर्स है, शुगर फैक्ट्री में शुगर सरप्लस है, शुगर फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है, अभी थोड़ी सुधर रही है इथेनॉल के कारण। तो उसमें पहले 4% मोलेसेस निकलती जिससे शराब बनती,
शराबें भी इथेनॉल देती है सर को, तो ये मोलाइसिस से इथेनॉल 4% अलाउ है। फिर हमने बीएपी मोलाइसिस से इथेनॉल 3% शुगर और मोलाइसिस में डाल दिया, तो बीएपी मोलाइसिस बन गया 7%, उससे इथेनॉल हमने अलाउ किया हमारी सरकार। फिर हमने शुगर के जूस से इथेनॉल ये भी हमने अलाउ कर दिया, और अब हम शुगर को भी मोलाइसिस में डालने की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि शुगर कम होगी। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर है, पिछले साल हमारे पास 310 लाख टन शुगर तैयार हुई, 7 लाख टन एक्सेस। तो शुगर के भाव ही डाउन हो गए, तो इधर गन्ने के भाव पॉलिटिकली बढ़ते हैं, शुगर के भाव डाउन होते हैं, शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स होती बंद हो रही है। तो अब हमने ये तय किया कि शुगर क्यों बनाते हैं, शुगर के बजाय इथेनॉल बनाते हैं। तो इथेनॉल के 450 नए प्रोजेक्ट देश में आ रहे हैं, और इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अगर अल्टरनेटिव यूज होगा तो देश में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। तो पहली बात तो इथेनॉल को आपने प्रोत्साहित किया। फिर कॉर्न से इथेनॉल, राइस से इथेनॉल, 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल होता है, और हमारे यहाँ इतना राइस पानी के कारण सड़ा हुआ है। हम स्वाभाविक रूप से गेहूं, बाजरी, मक्का, कॉर्न सब सरप्लस होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने अलाउ किया हुआ है। इसके साथ साथ अभी 450 फैक्ट्री में परमिशन मांगी है, सरकार ने स्कीम बनाई, और इथेनॉल की फैक्ट्री काफी बड़े पैमाने पे, चाहे राइस होगा वह राइस से, या शुगर केन होगा तो शुगर केन से, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या शुगर भी नहीं, बिहार में थोड़ी होती है, उड़ीसा में थोड़ी होती है, गुजरात में थोड़ी होती है, तो फिर गन्ना बढ़ेगा, क्रॉप पैटर्न बदलेगा, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो इसमें क्रॉप पैटर्न बदलने की कोशिश भी सरकार की ओर से हो रही है। तो हमारे देश में जो 12 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट है, वो अगर हम 5 लाख करोड़ से अगर कम करेंगे, तो ये 5 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, गरीबों के जेब में जाएंगे, ये रोजगार निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। ये एक तो इथेनॉल की बात है। दूसरी बात, हमारे देश में कोयला होता है, और जो लो क्वालिटी का कोयला है उससे इथेनॉल बनता है। आसाम पेट्रोलियम करके हमारी कंपनी 100 टन इथेनॉल करके बनाती है, उसका भाव 18 रुपए लीटर पर लीटर इथेनॉल है। और ये इथेनॉल के देश में सरप्लस है, उसकी भी इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में, इसराइल में, चाइना में सब ट्रक इथेनॉल पे चलते हैं, और ये जो इथेनॉल बनता है उससे डीएपी बनता है। ये डीएपी जो है एलपीजी का अल्टरनेटिव, ये सस्ते में गैस मिल जाएगा। हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इथेनॉल की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग बायो सीएनजी बनाए, जो आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप जोड़ दीजिए। ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आजू बाजू में है, ये पराली जलाते हैं, और पराली से 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। मीथेन होता है, मीथेन से बायो सीएनजी निकलता है। और ये बायो सीएनजी पर मैंने अपना खुद का ट्रक पहला लॉन्च किया, एक ट्रैक्टर लॉन्च किया। एक ट्रैक्टर अगर सीएनजी यूज करता है तो 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। अभी हमने सीएनजी के ऊपर आपने बसेस चल रहे, आप दिल्ली में गाड़ियां चल रही, तो सीएनजी और पेट्रोल में कितना फर्क है आपको मालूम है? आप जो सीएनजी यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल गिरता है। अगर दिल्ली में ये जो पराली है, इससे अगर बायो सीएनजी बन जाएगा, वैसे अब बहुत प्रोजेक्ट इंडिया आ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट आने से पराली जलना बंद हो जाएगा। पराली अब फुकट में मिल रही है, तो उसका 2 रुपए किलो भाव। तो पराली से सीएनजी बनाने से पानी चाहिए। पराली से सीएनजी बनाने के कारण आप दिल्ली में जो पेट्रोलियम का सीएनजी यूज कर रहे हैं उसके बजाय ग्रीन एलसीएनजी यूज करेंगे, तो बहुत बड़ा आप पोल्यूशन भी कम होगा और पराली का भी कम होगा। और एक अच्छी बात है, इसके साथ एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि ट्रक, बसें जो 1000 किलोमीटर एक दिन में चलती है, तो एलएनजी में करना।
मैंने मेरे पोस्टर में प्रयोग करते रहता हूँ। दरोड़े साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये मिलिट्री में डीजल व्हीकल को बैन है, तो मैंने हरपाल सिंह जी को नागपुर बुलाकर पूरा दिखाया और उसमें मनोज पांडे भी थे, तो सब देखा हुआ है। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मिलिट्री के व्हीकल का डीजल को ड्रॉप करें, एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल करें। अभी हमारे देश में विशेष रूप से एलएनजी का एक डीजल का एक ट्रक एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं और ये पैसा 295 डेज में वसूल हो जाता है। यानी डीजल की प्राइस और एलएनजी की प्राइस और उसकी करंट वैल्यू की तुलना में इतना फायदा है कि हमारा डीजल की तुलना में एक साल में 10 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो जो 1000 किलोमीटर बस और ट्रक है वो एलएनजी पर करिए, और एलएनजी हमारा फ्यूल है, बायो सीएनजी एलएनजी के बाद जो हमारा सबसे अल्टरनेटिव अच्छा है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री को लगातार पूछे कर रहा था, 86% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है। अब बैटरी के ऊपर की ट्रक बसेस को ज्यादा दूर नहीं, बसेस तो आगे के आगे। कल मैं गुजरात में था तो हमारे पत्रकारों को लेकर 2 बसेस थी, मेरा इंजीनियरिंग वाले भी इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं, तो उनकी तो इलेक्ट्रिक बस में पत्रकार बैठकर श्रीनगर से वापस आए। तो इलेक्ट्रिक बस नहीं बनती है, इसमें इकोनॉमिक्स है। मुंबई में एक डीजल की बस बेस चलाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 115 रुपया। मैंने 100% इथेनॉल पर हमारे नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई थी, इसलिए उसका खर्चा 78 रुपीज पर किलोमीटर था। अब पुणे में इलेक्ट्रिक बस का टेंडर निकला, वो 50 रुपए पर किलोमीटर है। तो मैंने केजरीवाल जी को सुझाव दिया कि दिल्ली में 100% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर ही होगा, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो दिल्ली में हम इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई है। मैंने ये टीवीएस की और बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लॉन्च की। अब बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां भी बन रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ये आपका ये जो ई रिक्शा है, ये मैंने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर झगड़ा करके उसको इस्तेमाल किया। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करता था, अब 40 लाख लोग ऐसे जिनका ये मेहनत करने का काम छूट गया, उनको न्याय मिला और कुछ लोग बाकी है देश में। मैकेनिक्स जीवन की रिक्शा से एक नया जीवन मिलेगा। तो आपको मैं कहूंगा कि देश में कोई अब सामान नहीं मिलेगा। मैकेनिक्स जीवन की रिक्शा, ई कार, और दिल्ली के एक व्यक्ति ने तो मुझे पानी पूरी का दुकान उसके ऊपर, आइसक्रीम का दुकान उसके ऊपर, तो ई रिक्शा पे बता दिया, चाइनीज फूड उसमें मिलता है। तो ये ठेले और इससे चक्कर सकते ई रिक्शा, तो इलेक्ट्रिक जीवन उसमें लिथियम आयन बैटरी है। तो लिथियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, इसके साथ जो काम करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो बैटरी की केमिस्ट्री है इसमें हिंदुस्तान में बहुत काम होगा और आने वाले समय में हम देश में इसको यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है और हमारी जो ऊर्जा है उसमें 38% ऊर्जा ग्रीन है, सोलर पावर है, और उसका रेट हम ₹1.90 दे रहा है। जो पावर हम 4.5 और 5 रुपए यूनिट खर्चा करते थे, ये पावर अभी 8.5 या 9 रुपए यूनिट की, वो अब ₹1.90 में मिलेगी। तो पावर के रेट भी कम हो गए और पोल्यूशन भी कम हो गया। तो अब हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास अभी प्रधानमंत्री जी ने ये रोपवे, केबल का, रेलवे का काम, मैं हिमाचल में इसमें भरा दिया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अभी के चीफ सेक्रेटरी मुझे भी लगा उनको पॉलिसी बना दी। मैंने कहा जो भी रोपवे केबल कार डालेगा उसको आप 2.5 यूनिट पावर देगा, आपके पावर सर्विस हाइड्रो पावर। तो उन्होंने कहा शायद 3 रुपए या 4 रुपए की पॉलिसी बना दी, 15 प्रोजेक्ट भेजे हिमाचल। तो कल मैंने एनजी मनोज सिन्हा जी को कश्मीर में बोला तुम भेजो, पैसा मैं खर्चा 15-20 जितने रोपवे केबल का मुझे भेजो पड़ेगा। फिर मैंने लद्दाख लेयर के एनजी को कहा आप भी तैयार करो, मुझे भेजो। पूरे देश में ये जो पहाड़ी प्रदेश है जहाँ घूम घूम के डीजल फूकते हुए ऊपर जा रहे हैं,
धर्म के साथ तो मिलते हैं, तो बताइए कि कितना तकलीफ होती है पहाड़ी क्षेत्र में। कल मैं कारगिल था, जो ट्रेड बोर्ड करने था, तो मैं तो 2 घंटे में अस्वस्थ हो गया। आप कैसा काम करते हो? मैं वहाँ हमारी सैनिक कारगिल के नीचे बहुत कठिन काम, मुझे देखकर आंखों में आंसू आया। वो 3-3 4-4 दिन लद्दाख लेकर ट्रैफिक बंद रहता है, एक तरफ इधर से जाता है, एक तरफ उधर। 6 महीने गैस, पेट्रोल, सब्जियां कुछ नहीं आता, ट्रैफिक बंद। और वहां से जो लोग हैं वो सोनभद्र ये निकलकर कश्मीर में श्रीनगर में आ जाते हैं। हम वहाँ टनल बना रहे हैं, जो जिला आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13.5 किलोमीटर की। और दूसरा हम लोग छिड़मोड़ पूरी कर दिए हैं। अब लद्दाख लेह से लोग निकलेंगे तो श्रीनगर पहुंचेंगे, और श्रीनगर से पहुंचकर डायरेक्ट जम्मू श्रीनगर रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई तक जा सकते। पूरा रोड क्लियर होगा कश्मीर से कन्याकुमारी। हम इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट में डीजल पेट्रोल हम इंडिजिनस फ्यूल में जाए, और इसलिए ये जो मैंने कहा इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी और इलेक्ट्रिक। अब इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है जिसमें ऑफिशियल ने एक अगला कार्यक्रम करना है। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कि जैसे सऊदी देश पहले अभी देश कहते हैं ना, पेट्रोल डीजल हमारे पास है, ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। और अभी हमारे देश में हमने प्रयोग कर लिया कि समुद्र के पानी से सोलर पावर का यूज करके 70% कॉस्ट पावर की है, और पानी फुकट में, तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, तो कॉस्ट एकदम कम आएगी। अभी मैं नागपुर म्यूनिसिपल कार्बन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सीवेज वाटर जो है गंदा पानी, उसको सोलर वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर लंदन में गाड़ी चलती है रेलवे की, और ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग हमारी गाड़ियां, कार, ट्रक सब चलेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम लोग थर्मल को यूज करते हैं, उसके बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें। और वो बात आ रही है कि इसके बाद नया एक्सपेंशन जो है वो हमारे फर्नेस में हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें, हमें फर्नेस में यूज करें, पोल्यूशन के लिए इको फ्रेंडली है, तो आगे इंपोर्ट सब्सिट्यूट है, और ये सस्ता होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री वर्ल्ड में बने। जैसे कोई पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन में वर्ल्ड में लीडर बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए देकर उसकी स्थापना की है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन की बस तैयार हो गई, ये हमारे यहाँ पे चलने भी शुरू हो गई, टाटा भी बना है। और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। 2 दिन पहले शायद CII के साथ एक कार्यक्रम, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, रिलायंस से लेकर टाटा के सबके हिंदी थे, मैं था। तो ब्राजील के टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें, उन्होंने कहा कि उनके हवाई जहाज वो इथेनॉल पे चला रहे हैं। इथेनॉल पर हवाई जहाज चल सकते हैं, हम क्यों इम्पोर्ट करें, क्यों पोल्यूशन करें? क्योंकि पूरी एयरलाइंस हमारी घाटे में चल रही थी। उसका कारण ये फ्यूल के भाव, ये जो बंद पड़ी, इसका कारण फ्यूल के भाव। तो अभी हमारे ऑलरेडी एयरफोर्स में इस 26 जनवरी के पिछले 26 जनवरी को हमारी जो हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, ये बायोफ्यूल में चल रहे थे। और मैंने स्पाइस जेट को प्रोत्साहित किया था अजय सिंह को, और देहरादून से उनका फ्लाइट 50% बायो एमिशन फ्यूल डालकर देहरादून से दिल्ली आया, तो उसके स्वागत करने के लिए गया था। वो दिन अब दूर नहीं है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future.
कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इज द जो सीवेज वाटर है उससे वैल्यूएशन नो वन इज बेस्ट. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ. और इसलिए मैं आज आपके सामने इसी बात का विचार करने के लिए आया कि आप 3 साल रुकिए, हम दिल्ली को एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे. वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत कठिन काम है, आपका भी सहयोग चाहिए. दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री था, मुझे भी पता नहीं था कि धीरे धीरे अनुभव से आता है. मैं नागपुर में रहता हूँ, 11 बजे तक गया था और आजकल मुझे अच्छी आदत में सुबह उठकर मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ रोज का. मैं गच्ची में बैठता था तो मैं अपना प्राणायाम कर रहा हूँ, हाथ बजने कर रहा था. तो नीचे में जितना आवाज नहीं आता ऊपर में जाना है. तो मैं बहुत त्रस्त हूँ. फिर मेरे घर के सामने क्या है कि रोड है, ऊपर में ब्रिज है, उसके ऊपर में मेट्रो. तो मेट्रो आती है, उसका भी आवाज आता है. फिर मैंने खुद डिटेल में गया तो मैंने वो ये क्यों किया, आवाज ऐसे हॉर्न मतलब अब लाल लाइट तो मैंने बंद कर दी सब ठीक. अब सायरन भी बना के लगभग बंद कर दी. अब एम्बुलेंस की और कुछ करे जो है वो भी तकलीफ देते हाँ 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 आवाज करते. तो मैंने भी सोचा कि ये कुछ ठीक नहीं. फिर मैंने नीरी के डायरेक्टर पे रिटायर्ड डॉक्टर वटेकर उनके अध्यक्षता में उसका स्टडी किया और मैंने कहा कि ये जो हॉर्न बजता है गाड़ी में, क्या इसके बजाय बांसुरी नहीं बज सकती? हारमोनियम का आवाज नहीं आ सकता? तो मुझे एक में मिला कि जर्मन था जो उसने आकाशवाणी की स्थापना करते हुए वो 6:30 बजे ट्यून लगती थी. तो ट्यून उसने मुझे बताया कि ये करो, ये ट्यून एम्बुलेंस पे लगा तो कानों में अच्छा लगेगा. नहीं तो कहाँ है दबाव में कोई चिंता ही नहीं करता, कर्कश आवाज आ गई. तो अब मैंने ये तय किया कि हमारे एक्ट में कोई नहीं. मैं धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूँ, सब मैन्युफैक्चर को कह रहा हूँ. इसके बाद हॉर्न में आवाज तबले का आएगा, बांसुरी का आएगा, अच्छा लगेगा, वही आएगा. ये ऐसे हॉर्न बन जाए और मैं उसके लिए कानून कर रहा हूँ. तो आने वाले समय में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज द बिग कंसर्न. और दिल्ली उसमें सबसे वर्स्ट. और इसलिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमें इस बात को खत्म करना है. हमने बहुत अच्छा प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते किया है. मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसमें आप लोग भी इनिशिएटिव लेंगे, जनता में अवेयरनेस पैदा होगा. और उसमें और एक अच्छी बात हमने की है, जो नाराज हुए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि पुराने गाड़ियों को भंगार में डालो. अब 15-15 साल 20-20 साल का ट्रक धुआं छोड़ के जा रहा हूँ, उसका कोई इलाज नहीं. टेक्नोलॉजी बदली. मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर खरीदी. तो मुझे कह रहा था डीलर ये 28 किलोमीटर आगे दिल्ली पर. बोला चलो ये ले. अभी कितना है? 80 किलोमीटर 85 हुआ मुझे मालूम. टेक्नोलॉजी बदल गई. अगर पुरानी गाड़ी अगर स्क्रैप होगी और नई गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें फायदा है, फ्यूल की बचत है, पोल्यूशन नहीं होगा, एफिशिएंसी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और उस गाड़ी की भी कीमत मिलेगी कुछ ना कुछ. और इससे जो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर वेस्ट निकलेगा उससे हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे. और आज हमारी इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ का है. उसमें